कंपाउंड है ऑर्गेनिक यौगिकों द्वारा ही निकाले जा सकते हैं। लेकिन ये देखो हमने अमोनियम साइनेट को गर्म किया और यूरिया बना दिया। अब अमोनियम साइनेट का सूत्र देखिएगा, NH4CnO पहले से बना यौगिक है। अमोनियम साइनेट क्या है? इसे ये क्या था? इनऑर्गेनिक यौगिक था, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक कंपाउंड था, इनऑर्गेनिक। और इन्होंने कुछ नहीं किया, सिंपली हीट कर दिया और ये यौगिक खुद से ही रीअरेंज हो गया NH2CONH2 और ये बन गया यूरिया। ऐतिहासिक प्रक्रिया कही जाती है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। और ये बनाया किसने था? पोलर ने, है ना। और अपने ही गुरु के सिद्धांत का कर दिया था खंडन। यहाँ क्या हुआ होगा? अच्छा, आपको पता है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप कोवैलेंट बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग 11 में पढ़े हो, थोड़ा सा 3 टाइप के बॉन्ड, अगर नहीं पढ़े होंगे बीच बीच में उसकी भी चर्चा करूँगा। आयनिक बॉन्ड, है ना। आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। आयनिक बॉन्ड तब बनते हैं जब एक पूरी तरह इलेक्ट्रॉन को दे देता है, दूसरा पूरी तरह इलेक्ट्रॉन को देने वाले पे पॉजिटिव और लेने वाले पे निगेटिव, और दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाते हैं। दैट बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड, है ना। और एक ऐसा बॉन्ड होता है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? पार्टिसिपेशन, साझेदारी, है ना। साझेदारी से जो बंध निर्मित होते हैं उन्हें कौन सा बॉन्ड कहते हैं? कोवैलेंट या सहसंयोजी, है ना। और एक ऐसा भी बॉन्ड होता है कि साझेदारी दोनों के बीच में, लेकिन डोनर एक होता है ना। जैसे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और किसी के पास कमी है ना। तो बताइए फिर हम क्या करते हैं? अच्छा, हम पूरी तरह दे देंगे तो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। ऐसी दशा में हम क्या करते हैं? लो, मैं तुम्हारी तरफ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपना शिफ्ट कर देता हूँ, है ना। हमारा तो है ही है, तुम भी अपना लेके काम चला लो। इस काम चलाऊँ बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? और एरो द्वारा दिखाते हैं ना। जो देता है उसकी तो एरो की पूंछ और इधर आता है एरो का हेड, है ना। ऐसा बॉन्ड भी होता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 7 होता है, पहले में 2, दूसरे में 5। तो बताइए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्टेट को कंप्लीट करने की क्षमता है ना। तो इसलिए ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, तब ये मोर स्टेबल होता है ना। अदरवाइज अभी ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन भी है, बहुत सारे बॉन्ड हैं। अब जैसे इसमें देखिए ये कैसे बनाया, आप सोचिए कि इसी नाइट्रोजन से 4 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े होंगे और C डबल बॉन्ड O और N पे दोनों इलेक्ट्रॉन। यदि आप स्ट्रक्चर बनाना आपको बताया गया होगा कोवैलेंट वाला, तो आपको पता होगा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? ये देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड बना है ना। लेकिन नाइट्रोजन का स्टेबल बॉन्ड कितने में? जब वो 3 बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब यहाँ इस स्टेट में नाइट्रोजन स्टेबल नहीं। और इधर देखिए नाइट्रोजन ने 1 ही बॉन्ड बनाया है और 4 इलेक्ट्रॉन अभी इसके शेष बाकी हैं। ये इन्हीं कहते हैं जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते, दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो क्या करता है कि ये भी स्टेबल हो जाए, ये भी स्टेबल हो जाए। जब इसको वोलर साहब ने हीट किया तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, एक देखिए यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, दूसरा वाला यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा, एक बॉन्ड बनने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो बताइए अब यहाँ पर बचे 2 NH2 क्यों और CONH2। बताइए सब स्टेबल हो गया। 3 बॉन्ड यहाँ भी हो गया, 3 बॉन्ड। आप बताइए नाइट्रोजन भी अस्थाई, कार्बन भी अस्थाई ना। तो हर प्रकृति में हर घटना किस लिए होती है? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। किसके लिए? और ऐसे मैं आपको बता दूं, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत स्पेशलिस्ट हूं। मैं पहले मतलब अगर विशेष सेक्शन पढ़ाता था मैं, तो ऑर्गेनिक मेरा स्पेशलाइजेशन होता था, है ना। तो अभी ऑर्गेनिक का मौका मिलेगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर मुख्य रूप से जान उसमें बसती है ऑर्गेनिक की। एक होता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, है ना, जिसमें IPC नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ते हैं ना। और दूसरा होता है आइसोमेरेज, समावयवता, है ना। स्ट्रक्चरों को तोड़ मरोड़ के कैसे बनाया जाता है, कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं ना। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसको अगर मैकेनिज्म की समझ में आ गई, स्टेबिलिटी की समझ डेवलप हो गई, तो जान लीजिए कि कंपटीशन में मैक्सिमम 60% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करता है। किसी किसी कंपटीशन में कभी कभी 10-15% इधर उधर हो जाता है, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेजर पार्ट
और आपको मैं बता दूं ये ऐसी ब्रांच है कि इसको पढ़ करके आप कभी भी जो है हर चीज़ से डोमिनेट। देखिए आपको मैं थोड़ा सा पहला लेक्चर है इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ केमिस्ट्री का स्कोप भी क्या है। केमिस्ट्री का स्कोप क्या है? कीमिया नामक शब्द से उत्पन्न हुआ है, सुना होगा आप लोगों ने ना। अभी हम बात कर रहे थे बोलर के सिद्धांत और ये इस रिएक्शन को रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? ना तो कहीं से कुछ रिप्लेस हुआ है ना, इसी अणु के में व्यवस्था में हाइड्रोजन की व्यवस्था में क्या हो गया है? परिवर्तन। ऐसी अक्रिया कहलाती है, हिंदी में कहते हैं पुनर्विन्यास अक्रिया। कैसी अक्रिया कहते हैं? और इंग्लिश में कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, है ना। तो रिएक्शन के भी कई टाइप है, आपको पता है। जैसे उदासीनीकरण क्रिया, अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनता है, उदासीनीकरण क्रिया ना। कोई चीज़ आती है, अटैक करती है, मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके खुद जुड़ जाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बताइए? प्रतिस्थापन में 3 टाइप के प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, है ना। तो जिसका अटैक जैसे होता है उस हिसाब से अभिक्रिया का नाम दे दिया जाता है ना। एक होता है जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करके कोई चीज़ जुड़ जाती है, योगात्मक अभिक्रिया के एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल? योगात्मक अभिक्रिया का। अच्छा, कुछ चीज़ें कभी कभी क्या होती हैं, हम रिएक्ट कराते कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं, है ना। उसका बॉन्ड जो है कम ज़्यादा हो जाता है, गायब हो जाती है, इसे कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? या निराकरण अभिक्रिया। ये सब अभिक्रियाओं के प्रकार है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री का साइंस का हार्ट बोला जाता है, केमिस्ट्री को विज्ञान का हृदय कहा जाता है। क्यों? पहले चैप्टर जब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th में पढ़ाया गया होगा तो बताया गया केमिस्ट्री द हार्ट ऑफ साइंस। कोई भी विज्ञान है इससे केमिस्ट्री उसी में इन्वॉल्व है, अंदर घुसा हुआ। ऐसा नहीं कि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ इसलिए केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, है ना, केमिस्ट्री की स्कोप की बात कर रहा हूँ। आप खुद सोचिए ज़रा, अगर इसके रोटेशन की बात करेंगे, पंखा मूव कर रहा है, हमें कह रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, प्लेन ऐसे उड़ रही है, इस एंगल से उड़ रही है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है। लेकिन जब धरातल बात आएगी, तुम बने किसके हो? क्यों? ये लकड़ी बनी किसकी है? कार्बन है। क्या है बताइए? हमारा अस्तित्व केमिस्ट्री से शुरू होता है, केमिस्ट्री में जाकर ख़त्म हो जाता है। जब हम मर जाते हैं तो हमारी डेड बॉडी कैल्शियम फास्फेट बदल जाते हैं। जब जलाया जाता है हड्डी की राख बनती है कैल्शियम फास्फेट, CA3PO4 का होल ट्वाइस, है ना। और हमारा अगर एक बार इंटरव्यू में गया था, एक बच्चे से पूछ रहा था तुम केमिस्ट्री तुम्हारी बॉडी में क्या क्या है, तो कह रहा सर मैं एक जूता पहन के आया हूँ, ये केमिस्ट्री है, ये बालें केमिस्ट्री। होल बॉडी इज केमिस्ट्री। पूरा हमारा DNA के पॉलीमर हैं, है ना। आपको पता है हमारा हम DNA के बहुलक है, DNA डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड ना। RNA का नाम सुना होगा, है ना। हम इन्हीं के बहुलक हैं। अब DNA RNA कैसे बनता है ये भी आप इंटर फाइनल में आ गए हैं, मगर बायोमॉलिक्यूल पढ़ाने को मिलेगा, मैं उसमें पढ़ाऊँगा। DNA में नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। बायोलॉजी के भी हैं आप लोग, अच्छा सब IIT वाले हैं, मैथमेटिक्स का है ना। तो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में आपको मैथमेटिक्स वालों को भी मैं थोड़ा सा बायोलॉजी भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा, है ना। प्रोटीन क्या होती हैं, विटामिन क्या होती हैं, ऐसा जीवन से जुड़ा विज्ञान है। आप इवन वाटर देखिए, है ना। वाटर क्या है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है ना। तो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस ना, हमको पौधे के डेवलपमेंट के लिए चाहिए नाइट्रोजन गैस, यूरिया चाहिए, खाद फर्टिलाइजर कंपनी हो और चाहे अब पॉलीमर इंडस्ट्री हो, हर जगह केमिस्ट्री कितना यूटिलाइजेशन है कि केमिस्ट्री पढ़ा हुआ बंदा कभी बेरोजगार नहीं होता। और मैं यहाँ आने के पहले बता दूँ, मैं ONGC आपने नाम सुना होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, है ना। जब मैं पहले MSc किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तुरंत मेरी पोस्टिंग IIT में है, NDA ऊपर है ना, कि IIT के साथ चली हो सकता ऊपर हो। तो वहाँ पे जैसे ही वहाँ पे ONGC में ऑयल के नाम से ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, है ना। तो वहाँ से मैं बॉम्बे हाई में मतलब लगभग साल भर मैंने काम किया, लेकिन जो समुद्री लाइफ थी मुझे थोड़ा सा अडाप्ट नहीं हुई, है ना। तो और मेरे फादर गवर्नमेंट में देखे, गवर्नमेंट नौकरी जब नहीं करे तब ये करना, जबकि सैलरी बहुत अच्छी थी। ये वहाँ पे होते 1.5 लाख रुपये महीना होती है ना। और लेकिन क्योंकि यहाँ पे पद है, जो हमारा पद है फर्दर, अब 4 साल होने जा रहा है बादा में, 1-2 साल बाद हम BSA नाम सुना है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पूरे ज़िले का, मतलब उस पर प्रमोशन हम लोग का होना है ना। इसलिए पद ज्वाइन किया है, ये मेरी तीसरी नौकरी है। मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर आप केमिस्ट्री के अच्छे जानकार हैं, एक बार आपकी तैयारी हो जाए, एक सब्जेक्ट का भी अगर आपने अच्छा कर लिया, चाहे केमिस्ट्री अच्छा कर लीजिए, फिजिक्स अच्छा कर लीजिए, मैथमेटिक्स अच्छा कर लीजिए, उसी महारत हासिल कर जाइए। अब केमिस्ट्री इसलिए कह रहा हूँ कि बताइए अभी कोरोना डिजीज़ आपने देखा है, कितना त्राहिमाम मचा हुआ था पूरे विश्व में। अगर आप एक नई दवा बना दें, नोबेल पुरस्कार, नोबेल लॉरियल आप बन सकते हैं, है कि नहीं।
दवा का विज्ञान हमेशा आपके लिए रास्ते खुले हैं। आप जाइए, कोई चीज़ को एनालिसिस करिए, टेस्ट करिए, उसका रिजल्ट निकालिए, है ना, दवाइयाँ बनाइए। कुछ भी नहीं, अगर आप केमिस्ट्री जानकार हैं जाकर केमिस्ट बन जाइए, है ना। अब केमिस्ट की वही सैलरी होती है जो एक इंजीनियर की होती है। अच्छी कंपनी इको में तमाम जगह आपकी केमिस्ट्री की, आप बीएससी अगर कर ले कहीं अच्छे यूनिवर्सिटी, ये नहीं आप गली गली में गांव-गांव में स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ से आ जाए और कोई आपको इंटरव्यू ले, ग्लूकोज का सूत्र पूछ ले तो आप छत देखने लगे, है ना। ऐसा ज्ञान नहीं, है ना। अगर आपके पास ज्ञान है, ज्ञान साउंड नॉलेज की तरह बज रहा है ना। जैसे हमने जब से शुरू किया कभी किताब लेके सहारा लेके नहीं पढ़ा है ना। तो मतलब अभी बीएससी कहिए तो बीएससी शुरू हो जाए, ये कहीं टॉपिक अलॉट होता है वहाँ से। तो अगर यदि ऐसा है तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है केमिस्ट्री में भी। एज इंजीनियर आप इंजीनियरिंग नहीं करते फिर भी एज ए केमिस्ट आप उससे ज़्यादा सैलरी, एक कंपनी छोड़ दीजिए, आपके एक्सपीरियंस को अगली कंपनी लेने के लिए तैयार है ना। तो इतना ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है। समझिए, जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की कि आप कोई मशीन बनाया, मशीन किससे बनी बताया, लोहे की। लोहा क्या है? आयरन है। हम बात किससे धरातल पर करते हैं? अणु और परमाणु से। परमाणु और अणु, है ना। सब चीज़ों में अंदर क्या घुसा हुआ है? परमाणु और अणु। और ये किस में पढ़ते हैं आप? केमिस्ट्री। तो फिजिक्स की बात तो बात करेंगे, जीवन की बात बाद में करेंगे, है ना, सुविधाओं की बात बाद में करेंगे। लेकिन तुम बने किसको? ये पंखा घूम रहा है तो बना किसका? एल्युमिनियम का कॉइल भरा है, कापर का कॉइल भरा है। बताइए एल्युमिनियम का कापर क्या है? केमिकल सब्सटेंस है कि नहीं। हमारी बॉडी पूरा बाल केराटिन, ये बाल चमक रहा है, जिसके बाल जितना चमक रहे हैं, केराटिन नामक प्रोटीन है ना। दूध में केसिन नामक प्रोटीन है, सफ़ेदी, है ना। तो पूरा जीवन से जुड़ा विज्ञान है। इसीलिए मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। नीट को भी पढ़ाया जाता है, डॉक्टरों के लिए तो और एकदम ज़रूरी है। मैथमेटिक्स वालों को पढ़ाया जाता है। आप आप ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, वहाँ पे घर बनाना है, नक्शा बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो उसमें कितना मिक्सचर मिलेंगे, सीमेंट के क्या रेशियो होना चाहिए, है ना। उसमें कौन सा लोहा सरिया यूज कर रहे हैं आप, रेलवे की पटरिया इंजीनियर बने हुए हैं, कौन सा लोहा इस्तेमाल किया जाए। आपको पता है सबसे शुद्ध लोहा पिटवा लोहा होता है। नाम सुने? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, है ना। अभी फाइनल में मेटलर्जी हटा दी गई क्या लोगों से? मेटलर्जी समय है, इस बार है, कुछ सिलेबस कटाव कर दिया गया था, है ना। तो पहले मेटलर्जी थी, आयरन की मेटलर्जी थी, एल्युमिनियम की थी, कापर की थी, जिंक की मेटलर्जी थी, है ना। सब कोर्स में रखे गए थे तो बताए जाएंगे। तो वहाँ पे आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? केमिस्ट्री वालों की ज़रूरत पड़ती है। आपको कोई भी चेक करना हुआ, पॉइजन चेक करना, कोई आया है पानी में जहर डाल चला गया, आपको पता है आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3, इसको कॉमन नाम संखिया कहते हैं। आर्सेनिक ऑक्साइड चूहा मारने के दवाओं में यूज होता है। इसका एक क्रिस्टल लगा पानी में डाल दीजिए, जो भी पानी पिएगा फिर वो बोल नहीं पाएगा, तुरंत मर जाएगा, है ना। तो इतने पॉइजन का बनना, एंटी वेनम इंजेक्शन, सांप काट लिया उसका प्रतिविष बनाना है, एंटी वेनम केमिस्ट्री में काम होता है। ITRC इंडियन टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, वहाँ पे विष पे रिसर्च होता है कि इस विष की काट, आपको पता है जहर की काट जहर होती है कि नहीं। एक जहर को दूसरे जहर से मारा जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो रिसर्च हो रही है, डेवलपमेंट हो रही हैं। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी का नाम सुना है? ग्लैक्सो कैडिला जो दवा लेने जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, है ना। टॉप क्लास की कंपनियों में रिसर्च और डेवलपमेंट विंग होता है। यदि आप MSc हैं, अच्छे जानकार हैं, या BM फार्मा B फार्मा किए हैं, नाम सुना होगा, है ना। वहाँ पे दवाइयाँ तो पढ़ाई जाती हैं, है ना। तो आप जाके वहाँ पे नई नई दवाओं पे रिसर्च कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए इतना ज़्यादा स्कोप इस सब्जेक्ट है कि यदि हम इसमें इंटरेस्ट जगा लें, है ना, कायदे से पढ़ लें, है ना। आप बताओ तो अभी TGT PGT का निकला हुआ है, फॉर्म निकला है। आपके घरों में हो सकता है कोई दे रहा हो या भर रहा हो फॉर्म, है ना। TGT के लिए BSc B.Ed मांगता है ना। अब PGT के लिए मास्टर डिग्री सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री, और यदि आप UP के लिए B.Ed हैं तो ठीक है, नहीं B.Ed नहीं भी है तो भी मात्र MSc करके आप भर सकते हैं फॉर्म, है ना। तो एक तो वहाँ ज़रूरी है ना, कि आप यदि उसमें TGT में हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री 50-50 125 क्वेश्चन आते हैं, 50-50। कि आप किसकी बुक पढ़ते हैं फिजिक्स से? कुमार मित्तल पढ़ते हैं, और एक SC वर्मा की बुक आती है, देखा SC वर्मा ना। तो अगर इंटरमीडिएट लेवल की यदि आप तो पूरी कुमार मित्तल आती है, SC वर्मा अगर लगा लेते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, P बहादुर की बुक चलती है। P बहादुर सुना है नाम? केमिस्ट्री में डॉक्टर P बहादुर, रेफरेंस बुक ले लीजिएगा ना। NCERT तो है ही, अब तो पैटर्न ही NCERT हो गया, लेकिन NCERT की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो थोड़ी सी क्लिष्ट है ना। बहुत ज़्यादा थियरिटिकल दिया होता है,
विज्ञान और कर किसी की जैसी छोटी कक्षा में नहीं होता था, इतिहास भूगोल की तरह दिया है ना। टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट, मतलब अगर कहीं गड़बड़ी होती थी एनसीईआरटी की टाइप रिफर किया जाता है, लेकिन इतना लेंदी है ना कि उसकी लैंग्वेज को आप एग्जाम नहीं कर पाओगे। वो रखा करिए मेन टॉपिक देखने के लिए, लेकिन साथ में सहायक बुक लगाए रहा करिए पी बहादुर, है ना। अगर इंटरमीडिएट लेवल का भी ज्ञान हो गया तो जान लीजिए कि टीजीटी आप जो है एकदम कंफर्म आप क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो हम बात कर रहे थे, चलिए आइए टॉपिक, तो हम बात कर रहे थे, दो शब्द मैंने आपसे पूछा कि संश्लेषण और विश्लेषण में क्या अंतर है, संश्लेषण और निर्माण में क्या अंतर है। तो हम आपको बता दें कि पहले से बनाई होगी, और इसे आप क्या कहेंगे बताइए। यूरिया जो आपने बनाया ये संश्लेषण किया या निर्माण किया? ये निर्माण किया ना। जब हम किसी पदार्थ को पहले से बने हुए पदार्थ की सहायता से बनाते हैं तो यह क्रिया कहलाती है फॉर्मेशन। क्या कहलाती है? निर्माण किया आपने, है ना। जैसे आप एसिटिक एसिड को हीट कर दें, एसिटिक एसिड का फार्मूला आपको पता होगा CH3COOH ना। एसिटिक एसिड को 300 डिग्री तापमान पर हीट कर दिया तो बन गया मीथेन और निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये मीथेन का क्या किया आपने? निर्माण किया ना। हाई स्कूल में पढ़ा होगा जब सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन बनता है ना। मीथेन बनाने की वो बहुत से लिखा होता है मीथेन बनाने की विधियाँ, है ना। सिंथेसिस नहीं कहता, मीथेन का संश्लेषण नहीं लिखा रहता किताबों में ना। अब देखिए संश्लेषण क्या है। अगर हम जो चीज़ बनाना चाहते हैं, जैसे हम मीथेन बनाना चाहते हैं, है ना। अच्छा, मीथेन में कौन कौन से परमाणु भाग ले रहे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। अगर हम डायरेक्ट इनके टच से अवयवी तत्वों से मिला के बनाएं, जैसे हम कार्बन ले और हाइड्रोजन ले, है ना, डायरेक्ट इससे मीथेन का निर्माण कर लें तो ये क्रिया कहलाती है सिंथेसिस। क्या कहलाती है? यानी अवयवी तत्वों से निर्माण करना। समझ गए? निर्माण और निर्माण में क्या होता है? पहले से बने यौगिक से बनाना, है ना। और जब हम कोई यौगिक, जैसे आप एल्कोहल बनाना चाहते हैं C2H5OH, आप देखिए एल्कोहल बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। अभी आप सेकेंड ईयर एल्कोहल फिनाल ईथर चैप्टर है, पढ़ेंगे आप ना। मैं भी एक टाइम मिलेगा मैं ही पढ़ाऊंगा उसको। तो अब आप देख रहे हैं, लेकिन बट 2 कार्बन ले लें, 3H2 ले लें, हाइड्रोजन ले लें और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ले लें। ये देखिए 6 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है ना, एक ऑक्सीजन है, हाफ ये कैंसिल, एक ऑक्सीजन आ जाएगा। अगर इनसे डायरेक्ट हम इथेनॉल बना लें तो यह क्रिया कहलाएगी संश्लेषण किया आपने। क्या किया? संश्लेषण बहुत महंगा होता है इसलिए निर्माण करते हैं। पहली बात, सिंथेसिस क्यों महंगा होता है? अच्छा बताइए, कार्बन माने क्या? कोयला। कार्बन माने क्या? आप 2 क्रिस्टलीय रूप पढ़े होंगे, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के ही रूप है ना। बताइए हीरे का टेम्परेचर 3727 डिग्री तापमान पर हीरा पिघलता है। तो बताइए कार्बन को पिघलाने के लिए, फिर हाइड्रोजन से फ्यूज करने के लिए, बताइए हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटे, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होता है ना, और कार्बन सॉलिड के फॉर्म में होता है ना। बताइए जब इसे तोड़ेंगे, मेल्ट करेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा तब तो एक नया बॉन्ड बनेगा। क्यों? तो बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नीडेड होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए संश्लेषण में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट की आवश्यकता होती है और बहुत ज़्यादा पैसा लागत लगता है संश्लेषण करने में ना। लेकिन सोचिए जब केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही होगी, जीवन की उत्पत्ति हो रही होगी, तब तो पहले संश्लेषण ही हुआ होगा ना। जैसे पानी कैसे बना होगा? ओरिजिन ऑफ लाइफ आप पढ़ते हैं, परिक सिद्धांत हाई स्कूल में थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़े होंगे आप। 7 चरणों में जीवन की उत्पत्ति हुई थी, है ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ इन 7 स्टेज, है ना। सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथ्वी वहाँ पे मौजूद था एटमॉस्फेयर में। ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारी पृथ्वी बनी है ये सूर्य का ही एक भाग था, है ना। किसी ग्रह के टकराने से ये पार्ट नीचे आया, गुरुत्व के कारण नीचे आया, लेकिन इतना गर्म टेम्परेचर था, लगभग सूर्य के करोड़ का तापमान, बीच का सेंटर पार्ट का 3 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। आप बताइए 50 डिग्री में लोग मरने लगते हैं, है ना। और उसकी जो आंधियाँ निकलती हैं 1 करोड़ डिग्री टेम्परेचर है, बताइए। तो इतना टेम्परेचर, इतना उसका पार्ट पृथ्वी पर रहा होगा, सोचिए। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन संयोग किया और वाटर बना, और जैसे जैसे गर्म तवा पर पानी आप डाल दीजिए तो तुरंत वेपर बनती है। सोचिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले भी होंगे और गिरे भी होंगे तो तुरंत बादल बन के उड़ गए होंगे, है ना। करोड़ों वर्षों तक इतने ज़्यादा बादल बने कि घनघोर वर्षा होती है हज़ारों वर्षों तक। तभी आपको पता है 3/4 भाग कहते हैं समुद्र है और 1/4 भाग
ये पानी कहाँ जाएगा? जहाँ उसको रास्ता मिला, डिपोजिशन मिला, वहाँ पे डिपॉजिट हो गया। धीरे धीरे पृथ्वी का ऊपरी परत क्या हो गया? ठंडा हो गया, है ना। आज भी सोचिए कि जो ज्वालामुखी मैग्मा, इसका मतलब नीचे भी अभी भी क्या है? हमारी पृथ्वी गर्म है। अब विभिन्न प्रकार के गुरुत्वाकर्षण क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के क्रोड में आयरन, निकिल, क्रोमियम, ये सारे मेटल पिघली हुई अवस्था में साइक्लाइज कर रहे हैं, है ना, नाच रहे हैं। आज जिनमें किसी चीज़ को अभी आप पढ़ेंगे 11 में पढ़ा होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना। किसको आता? अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना। चुंबकीय प्रॉपर्टी होती ही है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर हम कहते हैं लोहा चुंबकीय क्यों है, तो आपको पता होगा ये शायद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन IIT नीट फिर से पढ़ा जाएगा। 26 जैसे होता है, आपने एक पढ़ा होगा ये वाला आफ्बा का नियम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना। और इसके बाद 3d 4s लिख लेते हैं। पहले जाता है 4s में, बचा हुआ इसमें, क्योंकि ये हायर एनर्जी है, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है। n+l का रूल लगाते हैं इसमें ना। अभी आप ये चैप्टर पढ़ाने के मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो बहुत डिटेल में मैं करूँगा। आप देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 6 26, आयरन का 26 होता है ना। तो आयरन 2 स्टेट में पाया जाता है यौगिकों में, एक फेरस के रूप में और दूसरा फेरिक के रूप में। किसके रूप में? फेरस और फेरिक। फेरस के फॉर्म में जब होता है तो आयरन 2+ स्टेट में होता है, फेरिक के फॉर्म में होता है तो ये भी 3+ में होता है ना। तो अब आप देखिए, जब ये 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया? निकाल दिया, है ना। तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं, जैसे देखिए आफ्बा का नियम पढ़ा होगा, तो ऐसे मैं जल्दी बता देता हूँ। आफ्बा नियम क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स एंटर लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा, जैसे सीढ़ियाँ लगा दीजिए आप चढ़ने के लिए ना, निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर की ओर क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। ये आफ्बा एक जर्मन वर्ड है, आफ्बा किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, पहले आप जान लीजिए। आफ्बा का मतलब होता है निर्माण करना या रचना करना या बनाना, है ना। एक जर्मन वर्ड यूज किया गया था और कहा गया था कि विभिन्न ऊर्जा स्तरों में, जैसे s p d f का नाम सुना होगा ऑर्बिटल, उसमें जब इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराते हैं सब ऑर्बिटल में s p d f में, तो जो निम्नतम ऊर्जा का स्तर का ऑर्बिटल है पहले उसमें जाता है, फिर उच्चतम में, फिर उससे उच्चतम में, है ना। तो अब देखिए, अब आपको एक अब n+l क्या है, अब इसमें डिटेल चले जाए क्योंकि हमारा लेक्चर ये है, इस पर मैं आना चाहता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर बताऊंगा। n क्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या? l क्या होता है? दिगंशी क्वांटम संख्या। इन दोनों का योग जितना कम आता है वही लोअर एनर्जी मानी जाती है। क्या मानी जाती है ना। अब इसके बाद में अब 4 क्वांटम संख्याओं को निकलवाऊंगा, तब आपको और क्लियर कंसेप्ट होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। अगर 2 या 2 से अधिक के लिए n+l के मान सेम आ जाएं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन उसमें पहले प्रवेश करेगा जिसके n का मान न्यूनतम होगा, है ना। जैसे आप देखिए, मैं एक एग्जाम्पल जैसे बता, 3s और 2p। ध्यान रखिए, ये जो ऑर्बिटल के पहले लिखा होता है l की वैल्यू होती है, और मैं बता दूं l की वैल्यू s में जाए तो 0 होती है, p में जाए तो 1 होती है, d में जाए 2 होती है, और f में जाए तो l की वैल्यू 3 होती है ना। तो देखिए 3s का मतलब 3 + 0 = 3 आया n+l की वैल्यू ना। और यहाँ पर देखिए 2 + 1 = इसका भी 3 आ रहा है ना। इसका मतलब कि अब जब 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाए, इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम हो। इसका मतलब बताइए, क्वांटम संख्या का मान किसका कम है? 2p। इसका मतलब 2p लोअर एनर्जी होगी और 3s हायर, है ना। अब यहाँ देखिए, अभी हमने बताया कि पहले यहाँ भले ही लिख दिया है क्योंकि क्वांटम संख्याओं का सेट लगाते हैं, ये भले ही लिख दिया, लेकिन एनर्जी देखिए अब इसमें चेक कर लें 3d और 4s में कौन न्यूनतम है और कौन उच्चतम। तो बताइए 4 + 0 4 आया, राइट। s में जाए तो हमने कहा l का मान 0, p में जाए तो 1, d में जाए तो 2 और f में जाए तो 3। तो बताइए अब 3d के नहीं निकालेंगे, 3 + d में 2, 3 2 5। अब आप देख रहे हैं वो क्वांटम संख्या भले ही इसकी ज़्यादा है ना, इसका योग आ रहा है 4, इसका योग आ रहा है 5। इसका मतलब ये न्यूनतम ऊर्जा स्तर है और ये उच्चतम, यानी पहले 4s भरेगा, फिर इसके बाद
3D भरेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे पहले देखिए 4s में 2 डाल दिया, फिर बचा हुआ 18 2 20 6 26। अब आपको निकालना है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जिस प्रकार प्रवेश कराते हैं उसी प्रकार निकालते भी हैं, है ना। आपने 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरा है तो निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम 4s से निकालेंगे भी, ठीक है ना। अगर इसके बाद भी जरूरत पड़ती है तब D को हम टच करेंगे, है ना। जैसे इसके केस में आ जाएगा, देखिए अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, ये हमारा सेल क्या हो गया, खत्म हो गया 4s वाला, न्यूनतम एनर्जी खत्म हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन थे। 3d6, और आप जानते हैं D में 5 ऑर्बिटल में स्प्लिट करता है, डिजनरेट होता है ना, और इसीलिए 2 पंजे 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जाते हैं ना। और ये ऑर्बिटल होते हैं dxy, dyz, dxz, dx² - y², है ना, और dz²। डिजनरेसी आपको अभी आपको पढ़ेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे क्रिस्टल फील्ड थियरी, कोऑर्डिनेशन का मोड में है, वहाँ आएगा तो इनमें डिजनरेसी बताएंगे आपको कैसे स्प्लिट करते हैं ऑर्बिटल। अभी ये भी स्प्लिट करेंगे T2G और EG एनर्जी लेवल में। सभी लोग इंटर फाइनल में हैं आप लोग, सब लोग, या किसी का कंप्लीट है आपके अलावा सब लोग इंटर फाइनल में हैं, है ना। तो वहाँ पढ़ेंगे आप। तो यहाँ देखिए अब आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, कितने भरना है टी में। और एक नियम पढ़ा होगा हुंड का नियम, है ना। हुंड का नियम कहता है कि जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्रवेश नहीं कर जाते तब तक युग्मन या जोड़ा बनना प्रारंभ। अब चाहते तो हम 2-2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देते और कहानी खत्म कर देते, क्यों, लेकिन ये हुंड के नियम का उल्लंघन होता। क्यों, हुंड का नियम कहता है जब सबकी एनर्जी बराबर है तो हम कैसे कह सकते हैं किसी में इलेक्ट्रॉन डबल डबल भर जाएंगे ना। पहले ऐसे इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिटल पूरा भर दीजिए, एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। अब इसके बाद एक्स्ट्रा बचता है तो जोड़ा बनाना शुरू करिए, है ना। ये देखिए हमने जोड़ा बनाना शुरू कर दिया ना। अब इसमें तो बन गया जोड़ा, इन चारों के जोड़ा, इन्हीं को कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n बराबर 4। कितने हैं बताइए, यानी फेरस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4। अगर हम बात करें फेरिक की, आप 3 इलेक्ट्रॉन हमको निकालने हैं, बोलिए 3 निकाल लेना। 3 प्लस का मतलब 3 त्याग दिया ना। तो बताइए 4s तो खत्म हो ही रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे भी अब आपको निकालना पड़ेगा, क्यों बताइए। तो इसका मतलब इसके स्टेट में 3d5 आ जाएगा ना, d5 कैलकुलेशन है। और आप जानते हैं इसमें जब आप भरेंगे 1 2 3 4 5, 5 के पांचों इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा नहीं है ना। n बराबर 5 आ गया ना आयरन में। अब बात करें कि कौन ज़्यादा चुंबकीय है, फेरस की फेरिक। जिसमें ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतनी ही चुंबकीय प्रकृति का होता है, उतना ही ज़्यादा डीप कलर का होता है। आपको पता है जब जंग लगता है, जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, आयरन का ऑक्साइड बनता है Fe2O3.XAS2O, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को जंग कहा जाता है ना। ये देखिए आप इसमें 2 तिहाई 6 माइनस, दोनों आयरन पे 6 प्लस, एक आयरन पे 3 प्लस आएगा ना। तो यानी आयरन पे 3 प्लस आया तो फेरिक के फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, 2 सूत्र देखिए, एक हुआ FeO और एक हुआ Fe2O3। ये है फेरस ऑक्साइड और ये है फेरिक। तो ज़्यादा ब्राउनिश, आप जंग का रंग देखोगे ब्राउनिश कलर का ना। आप सभी कभी कभी पूछता है बताइए हेलोजनें रंगीन क्यों होती हैं, ऑल हेलोजन, हेलोजन का नाम हेलोजन क्यों है पता है। आज सभी थोड़ा सा आउटर बातें जो आप 10 वर्ष पढ़ के आए हैं, 11 के बेसिक थोड़ा सा मैं वो कर रहा हूँ, है ना। फिर एकदम फार्म में आ जाएंगे टॉपिक, थोड़ा सा मैं देखना चाह रहा नहीं हो तो रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हर चैप्टर में कहीं न कहीं का कॉन्सेप्ट इंक्लूड होता है ना। जैसे गैसियस नियम आप पढ़ेंगे तो कुछ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, लंदन फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाम सुना है ना। बर्फ का एक टुकड़ा दूसरे पर रख के ऐसे दबा दीजिए तो थोड़ी देर के लिए चिपक जाता है, ऐसे झटक दीजिए टूट जाता है ना, एक बॉन्ड बन जाता है बिटवीन में ना, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। तो यहाँ भी जब हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल के बीच में किसकी बात करेंगे, बॉन्डिंग की भी बात करेंगे, है ना। लंदन फोर्सेस क्या होते हैं, है ना, डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है ना, उनकी सब बात करेंगे। तो वहाँ पे ये सब चीज़ों की बेसिक कहीं न कहीं पे आती है। फिर गैसियस लॉ की बात करेंगे, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, और डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, है ना। और आप पढ़ेंगे ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ, है ना। बहुत सारे गैसियस के लॉज पढ़ेंगे इसमें, इस टॉपिक में, है ना। तो इसलिए बेसिक ज़रूरी है कि थोड़ा सा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अगर किसी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, है ना।
तो जितना ज़्यादा होगा उतना ही कलर्ड प्रॉपर्टी, उतना ही ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन फोर्स और उतना ही उसकी कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने की क्षमता, जिसमें कहते हैं जटिल यौगिक। नाम सुना है जटिल यौगिक? अच्छा सोचिए कि एक सूत्र बहुत बच्चे बचपन से याद कर लेते हैं क्योंकि इनमें बहुत इंटरेस्ट होता है। ये बताइए, ये किसका फार्मूला हमने लिख दिया? फिटकरी का, है ना? पोटास फिटकरी कहते हैं इसको, है ना? फिटकरियाँ कई फिटकरी होती है, क्रोम एलम, लेकिन जनरल यूज़ किया जाता है पोटास फिटकरी, जो सेविंग वेविंग करते समय नाई वाई रखे रहते हैं, सीरीज देते हैं। क्या करता है? ब्लड का कोagulation क्या करता है बताइए? रक्त का स्कंदन, है ना? अब बैक्टीरिया को भी किल करता है। फिटकरी को पानी साफ करने में यूज किया जाता है ना? और एक फार्मूला सोचिए K4, ऐसा हम लिख रहे हैं K4 FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, है ना? ये इतना बड़ा फार्मूला है, इसे हम जटिल यौगिक नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये इससे छोटा फार्मूला लग रहा है, इसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या डिफरेंस है? ये इसमें दो साल्ट हैं, देखिए, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट पानी के साथ, है ना? अगर हम कहते हैं फिटकरी क्या है? पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, हाइड्रेटेड पोटेशियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम सल्फेट, दो लवण आपस में जुड़े हुए हैं कमजोर बॉन्ड से। जब कहीं डॉट लगा होता है तो इट मीन्स ये बॉन्डिंग क्या है? वीक है ना? आप फिटकरी को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? फिटकरी अपना अस्तित्व खो देगी, यानी सारे के सारे आयन पानी में तैरने लगेंगे। यानी आप टेस्ट कर लीजिए, पोटेशियम का मिलेगा, सल्फेट आयन का परीक्षण मिलेगा, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस का परीक्षण मिलेगा, पानी में सब के सब तैरने लगेंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। आपको पता है फिटकरियाँ पानी में क्या हो जाती है? घुल जाती है। नमक भी पानी में क्या हो जाता है? घुल जाता है ना? तो आयनिक फॉर्म में जब आता है तब वो उसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में जाके समा जाता है और पानी में क्या हो जाता है? घुल जाता है। लेकिन सोचिए कि ये डबल साल्ट है, इसको क्या कहते हैं? द्विक लवण। क्या कहते हैं इसको? डबल साल्ट ना? डबल साल्ट लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन दे डिजॉल्व इन द वाटर। ऐसे दोहरे लवण जो पानी में घोलने पर अपना अस्तित्व खो देते हैं, है ना? और उनमें उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, ये क्या होते हैं? द्विक लवण होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होता है, अगर इसे आप पानी में घोलें तो सिर्फ दो आयन का परीक्षण मिलेगा, FeCN6 4 माइनस, सिर्फ दो आयन मिलेगा। आप चाहें कि आयरन को अलग कर लें, साइनाइड को अलग कर लें, तो ऐसा पॉसिबल? ये अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, यानी चाहे वो ठोस अवस्था में हो या विलयन में हो, ये अपनी आइडेंटिटी को हमेशा बनाए रखते हैं और ये दिखा देते हैं कि मैं जटिल हूँ, मुझे तोड़ पाना आसान नहीं है। हमसे साइनाइड को अलग कर पाना संभव नहीं है। और इसको कहते हैं उपसहसंयोजक घेरा। जो बड़ा सा घेरा हो तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो मेटल होती है इसे कहते हैं सेंट्रल मेटल। क्या कहते हैं इसको? केंद्रीय धातु। और जिसको चारों ओर से घेरता है इसे कहते हैं लिगैंड। अभी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे ना। तो डबल साल्ट क्या होता है? अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, जबकि जो कॉम्प्लेक्स होता है ये अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोता, अपनी पहचान को हमेशा क्या रखता है? बनाए रखता है ना। तो कभी कोई पूछता है कि हैलोजन को हैलोजन क्यों कहते हैं? इनके नाम में भी कुछ खास बात है। इनका नाम दिया गया है तो उसकी वजह है। क्लोरीन का क्लोरीन नाम है तो उसकी वजह है। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन किसने कहा आपको पता है? इलेक्ट्रॉन के खोज करता तो जानते हैं J.G. थॉमसन, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया पता है? अब क्यों दिया? ये जो इलेक्ट्रॉन है पृथ्वी पर ज्ञात ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। पहले तो माना जाता था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। 19वीं सदी तक डाल्टन के परमाणुवाद तक यही मानता रहे कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिसोसिएट फर्दर पार्टिकल्स ना, कि इनको ब्रेक करना संभव नहीं है। लेकिन जब मशीनी आविष्कार हुआ, साइक्लोट्रॉन मशीन, भाभा में एटॉमिक रिसर्च सब होने लगे, तो ये माना जाने लगा कि नहीं, परमाणु को भी विभाजित कर सकते हैं। अब परमाणु के अंदर 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। और ये डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन के कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, सुना होगा कि, है ना, एक वैज्ञानिक थे गोल्ड स्टील, उन्होंने धन किरणों की खोज की, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन की खोज के पीछे कौन से साइंटिस्ट थे बताइए? थॉमसन तो नाम है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करता माना जाता है। जूलियस प्लकर एक अंडाकार नली लिया, उसमें हाई प्रेशर पर गैस को भरा और देखा कि जो 2 पोल हैं ऐसा लाइट क्रिएट हो रहा है, दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है पर्दा लगा दिया,
तो एक सिरे से इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं ना। ऐसा निगेटिव पोल से आ रही थी किरणें, इसे ऋण किरणें कह दिया गया। अब बाद में इन्हीं डिस्कवरी इनका नाम इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है ना। और फिर क्या किया गोल्डस्टीन ने, जो कैथोड था, 2 ध्रुव होते हैं कैथोड एनोड, कैथोड में छेद कर दिया है ना। और उन्होंने देखा कि कुछ किरणें इधर से इधर तो मूव कर ही रही थी, कुछ उसके छिद्र से होकर के बैक साइड में प्रवेश कर रही थी। ऐसा लग रहा था ये एनोड से चल के आ रही, एनोड धन ध्रुव होता था ना, तो उन्होंने कह दी ये धन किरणें हैं या एनोड किरणें हैं ना। फिर इनकी प्रकृति के बारे में अध्ययन हुआ, फिर इसके बाद कंक्लूजन निकाला गया। तो जो मेन साइंटिस्ट थे उस ग्रुप के, जैसे कि नाभिक की खोज में रदरफोर्ड को माना जाता है ना, तो कभी कभी डेडिकेट कर देते थे, पहले एक से अपने गुरु के नाम पे डेडिकेट कर देते थे। ये जैसे एक संख्या सुना होगा आवोगेद्रो नंबर, सुना है ना, 6.023 × 10⁻23 है ना। ये आवोगेद्रो के शिष्य थे लोस्मिट। आर.सी. मुखर्जी की जब न्यूमेरिकल बुक पढ़ेंगे हाई लेवल पे, तब वहाँ पे दिया है, साधारण बुकों में नहीं मिलेगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। लोस्मिट थे, उन्होंने इस संख्या को दिया था है ना, वो जो 1 मोल के बराबर होता है। मोल बहुत बड़ी राशि होती है ना। निकलवाऊँगा एक बार, इसमें एमएलआर में मोतीलाल में आया था कि एक आदमी 10 लाख रुपए प्रति सेकंड की दर से खर्च कर रहा है पैसा, तो बताइए अवोगेद्रो संख्या जितना रुपया खर्च करने में कितना समय लगेगा। तो आया था उसका आंसर लगभग 9 अरब वर्ष है। इसका मतलब जिसको 1 मोल रुपया मिल जाए, उसको हज़ारों पीढ़ियाँ गुजर जाए, उसे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं। इतनी बड़ी राशि होती है, जिसका मोल कहा गया था। मोल कॉन्सेप्ट में अपने को स्टवाल ने यूज़ किया था। जैसे इस कमरे में भूसा भर दिया जाए, कहते हैं गिनो कितने भूसे के कण हैं, है ना, तो कहेंगे क्या वाहियात बात करते हैं ना, ये संभव है क्या, इतना आसान ना। इसी बहुत बड़ी मात्रा का ऐसा ही यूनिट मान लिया गया, मोल कह लिया गया है ना। मोल इज नथिंग, इट इज अवोगेद्रो नंबर। तो जो अवोगेद्रो नंबर था इसको लोस्मिट ने खोजा था है ना, और अपने गुरु को डेडिकेट कर दिया, ये संख्या मेरे गुरु के नाम से जानी जाएगी। ऐसे बायोलॉजी में पढ़ोगे, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है ना। लेकिन अभी ब्राउनी गति पढ़ेंगे टिंडल, अभी सरफेस केमिस्ट्री में आप लोग। उनके शिष्य थे जिग्मैंडी। उन्होंने क्या किया कि पानी पर जो है ना पराग कणों को ऐसे छिड़क दिया और देखा कि पराग कण जिग जैग मोशन में गति कर रहे हैं है ना, उनका मोशन रैंडम है ना। तो उसको ब्राउनियन, अपने गुरु के नाम पर उनको कह दिया गया यह ब्राउनियन मोशन है। यानी पहले की मतलब स्टूडेंट लोग अपने टीचर का बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे है ना। तो इसी तरह स्टोनी ने पहला फर्स्ट पार्टिकल खोजा जिस पर उससे कम चार्ज किसी पे था ही नहीं। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का ऋण आवेश होता है ना। पृथ्वी पर ज्ञात किसी भी कण पर इससे कम चार्ज नहीं था, इसीलिए चार्ज की बेसिक यूनिट मानी जाती है इलेक्ट्रॉन का आवेश है ना। चार्ज की सबसे क्या आधार इकाई माना जाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश ना। और इलेक्ट्रिकली चार्ज पहला पार्टिकल था, इलेक्ट्रिकल शब्द से उसका नाम स्टोनी ने कह दिया यह इलेक्ट्रॉन है। किसने कह दिया? स्टोनी ने है ना। और खोजकर्ता की बात अलग है, कैथोड पहले तो जूलियस प्लकर ने शुरू किया ना, फिर उनकी प्रकृति का अध्ययन हुआ। ये सीधी रेखा में चलती है जिस तरह प्रकाश चलता है ना। धन प्लेट लगा दे तो उधर मुड़ जाएंगी है ना। और ये प्रतिदीप उत्पन्न कर लाइट उत्पन्न करती हैं, इनमें एनर्जी होती है, धातु की प्लेट को गर्म कर देती हैं, फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ा होगा, तमाम चीज़ें इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कही गई थी ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम दिया किसने? स्टोनी ने। प्रोटॉन का नाम किसने दिया आपको मैं बता दूं। प्रोटो शब्द होता है सबसे पुराना। प्रोटो माने जब हमारा वायुमंडल बन रहा था सबसे पहला तत्व जो एटमॉस्फेयर में था वो हाइड्रोजन था। क्या था बताइए? हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन गैस को ट्यूब में उन्होंने प्रवाहित किया तो उसका जो धन पार्टिकल था, ऋण पार्टिकल तो चला किधर की ओर? धन प्लेट की ओर। और धन वाला पार्टिकल चला, अच्छा बताइए, हाइड्रोजन को कहते हैं आवारा हाइड्रोजन। इसका स्थान अभी आवास सारणी में निश्चित नहीं है। आपको पता है हाइड्रोजन दो परिवार के गुणों को दिखाता है ना। एक तो क्षार धातुओं से समानता रखता है ना, जिस तरह क्षार धातु में प्लस चार्ज आता है हाइड्रोजन पर भी प्लस चार्ज आता है, H+ एंड दिस माइनस ना। और उसके एक इलेक्ट्रॉन होता है क्षार धातुओं के बाहरी कक्षा में, उसी प्रकार हाइड्रोजन के भी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो कई समानताएँ ऐसी थी जो क्षार धातुओं से मिली। लेकिन सोचिए, क्या जैसे सोडियम लिथियम तो सब धातुएं हैं, क्या हाइड्रोजन धातु है? नहीं। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। क्या है बताइए? और हाइड्रोजन गैस के रूप में एग्जिस्ट करती है, H2 के फॉर्म में लिखते हैं आप ना। कभी Na2 के फॉर्म में नहीं लिखते, आप छोड़ देते हैं Na2 लिख करके। क्यों?
वो किसी के साथ जुड़ा होगा, यानी Cl यानी H2S एंड सो ऑन, है ना। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन पे दोहरा चार्ज आता है, प्लस भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन कहते हैं यार इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, हमारा काम चल जाए। अब कहते नहीं यार तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, हमें दे दो। तो हर आदमी क्या चाहता है, जब बराबर की बात आती है तो लेना पसंद करता है, देना पसंद नहीं करता। इसी प्रकार हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो हीलियम जैसा बनना चाहता है, उसके नज़दीक आखिरी गैस कौन सी है, हीलियम है ना। बनना चाहते हैं हीलियम जैसा, कि मैं कहीं से पास जाऊँ और हीलियम जैसा बन जाऊँ और हमें किसी से क्रिया करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो चाहेगा कि हमें किसी से भाई ज़बरदस्ती कराओगे तब तो दे देगा। फिर उसका बचेगा केवल नाभिक। क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाता है ना, इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। उसके नाभिक में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो बचा केवल नाभिक। हाइड्रोजन की इसी धनावेशित नाभिक को रदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन कह दिया। क्या कह दिया, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे आपने सुना होगा प्रोटोप्लाज्म, नाम सुना होगा बायोलॉजी में, हाई स्कूल में, जीव द्रव्य, है ना। यानी जो जीवन में जो पहला द्रव्य जीवधारी के शरीर के अंदर उत्पन्न हुआ, जिसे हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म कहा, तो वहीं से प्रोटो शब्द चला आ रहा है। प्रोटो से प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन सबसे पहला तत्व था, इसीलिए यह हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक रदरफोर्ड साहब ने क्या कह दिया, यह क्या है, प्रोटॉन है। यानी प्रोटो शब्द से क्या हो गया, प्रोटॉन। अब इसके बाद समराइज में कर दूं कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक साहब ने किया, है ना। इन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे परमाणुओं पर अल्फा कणों की बौछार करा दी, है ना। अल्फा कणों की बौछार, एक तत्व दूसरे तत्व में चेंज हो गया, है ना, और निकला साथ में देता है क्या, एक न्यूट्रल पार्टिकल, जो ना तो प्लस की ओर मुड़ रहा था ना तो माइनस की ओर, है ना। और इसी न्यूट्रल शब्द से, क्योंकि जो वो कण निकल रहा था, जैसे देखिए 3Li7 ये था, और इन्होंने अल्फा कण की क्या कर दिया, 2He4 अल्फा कण की बौछार कर दिया, और ये बदल गया 3 to 5 5D10 बोरान बन गया, और प्लस बन गया 0N1। ये देखिए 7 4 11, ऊपर ऊपर देखिए, ये देखिए 10 और 1 11, 3 2 5, ये देखिए, यानी अल्फा कणों की बौछार से लिथियम बोरान में चेंज हो गया। अब बोरान में चेंज होकर निकालता है एक नया कण, है ना, जिसे हम ये किसी भी क्षेत्र में विक्षेपित नहीं हो रहा था, जिसका चार्ज 0 है और मास 1 है ना। इसी न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल शब्द से इसका नाम चैडविक ने क्या कर दिया, न्यूट्रॉन कर दिया, है ना। अच्छा, बिल्कुल बेसिक सारे एटम से, हर चीज़ से एकदम बिल्कुल बेसिक से हम बात कर रहे हैं कि जब एटम कहते हैं आप न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे हम बात करते हैं एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की ज़रूरत क्यों। जैसे आप एक हाइड्रोजन के एक समस्थानिक है 1s2, है ना। फंडामेंटल पार्टिकल इसलिए कहा जाता है कि हर कण में जितने भी एटम ज्ञात हैं, केवल 1H1 को छोड़ करके सभी में ये तीनों कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और, इसीलिए मौलिक कण कहा जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल कहे जाते हैं ना। अब देखिए, आप ये नहीं कह सकते हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम, और दिस माइनस दिस बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या ना। जो परमाणु क्रमांक होता है यही प्रोटॉनों की संख्या होती है, यही इलेक्ट्रॉन की संख्या ना। और जो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या आती है। 1 - 1 इसमें तो 0 न्यूट्रॉन है, 2 - 1 इसमें 1 न्यूट्रॉन आ गया, 3 - 1 इसमें 2 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, आ गया ना। लेकिन अब बताइए, जब परमाणु उदासीन होता है, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की नाभिक में ज़रूरत क्यों होती है। वाई न्यूट्रॉन नेसेसरी फॉर इन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन की क्या ज़रूरत है यहाँ रहने, क्यों रहता है ये नाभिक के अंदर, क्या काम है इसका, कभी सोचा है। देखिए बेसिक वो जो चीज़ें आप बेसिक में अभी देखिए, मैंने आप कुछ नई चीज़ें बताई। इलेक्ट्रॉन का नाम स्टोनी ने दिया, क्यों, मार्क कर लीजिए। प्रोटॉन को प्रोटॉन कहते क्यों है ना, क्योंकि पहला प्रोटो माने सबसे पुराना, उसी के धनावेशित नाभिक रदरफोर्ड साहब ने क्या कर दिया, प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन का नाम न्यूट्रॉन क्यों पड़ा, क्योंकि ये पहला न्यूट्रल पार्टिकल था जो अल्फा कणों की बम्बार्डमेंट से मिला। वो किसी तरफ ना प्लस की तरफ मुड़ रहा था ना माइनस, न्यूट्रल था। न्यूट्रल शब्द से उसका नाम क्या पड़ गया, न्यूट्रॉन पड़ गया। अब बात आई कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की ज़रूरत क्या है, जबकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितना प्लस उतना माइनस, तो प्लस माइनस न्यूट्रल कर दिया।
तो ये न्यूट्रॉन क्यों रहता है नाभिक में? अगर आप सोचिए कि ये परमाणु को बाहर, न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए तो इसके 17 मिनट में इसका एग्जिस्टेंस हाफ हो जाता है। इसके अर्धा 17 मिनट है। अस्थाई कण नहीं माना जाता। ये अस्थाई है तो केवल नाभिक के अंदर है। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये चाहे नाभिक के अंदर रहे या बाहर कहीं भी रहे, ये अस्थाई माने जाते हैं। इन पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस है। लेकिन न्यूट्रॉन को अगर निकाल दीजिए बाहर तो 17 मिनट में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाएगा। इसे कहते हैं अर्ध आयु। रेडियो एक्टिविटी में शायद पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी। पहले केमिस्ट्री में था रेडियो एक्टिविटी, अभी फिजिक्स में रख दिया गया है। शायद फाइनल में आप पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, है ना। तो अर्धायु क्या होता है? जितने समय में कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। अगर 1 ग्राम है तो आधा का बचेगा, 10 ग्राम है तो 5 ग्राम बचेगा, उसकी एक फिक्स अर्धायु होती है ना। अब ये तो कभी सोचिए, अगर दिमाग में बताइए कि न्यूट्रॉन नाभिक में क्यों रहता है, क्या जरूरत पड़ती है न्यूट्रॉन के नाभिक में? क्या करने के लिए बेटा? मास। तो प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का कण है। लगभग परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में निहित होता है, क्योंकि इन्हीं का मास ज़्यादा होता है ना। न्यूट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन तो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। बहुत कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का, लगभग नगण्य। करोड़ों इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में बैठे हो तो उसका मास पता नहीं चलेगा आपको, है ना। बताइए 10⁻31 यानी 9.1/10⁻31 क्यों? तो बताइए नेग्लिजिबल मास है। और इनका 1.672 × 10⁻28 ग्राम्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग द्रव्यमान लगभग क्या होता है? सेम होता है ना। तो यहाँ तो भारी हो गया, यहाँ हल्का हो गया, है ना। तो हम बात कर रहे थे यहाँ जरूरत क्यों पड़ती है न्यूट्रॉन की। तो आप सोचिए, अगर मान लीजिए सोडियम है, 11 परमाणु क्रमांक, 23 इसका परमाणु भार, 23 में 11 घटा देंगे तो 12 प्रोटॉन आएंगे और 11 क्या हो जाए बताइए? 12 न्यूट्रॉन आएंगे और 11 क्या होंगे? प्रोटॉन। इसके नाभिक में सोचिए कि 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है और 11 ही डिफरेंट कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे ना। अच्छा बताइए, 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, आपको पता है। तो बताइए, जब ये प्लस प्लस चार्ज 11 भरा है और स्मॉल डिस्टेंस में आपको नाभिक के बीच, जो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच की दूरी होती है 2 फर्मी से 3 फर्मी मानी जाती है। फर्मी में नापते हैं इसकी दूरी, और 1 फर्मी = 10⁻12 से 10⁻13 के रेंज में होता है, सेंटीमीटर के रेंज में। तो बताइए बहुत कम दूरी है ना। बहुत कम दूरी में जब ये एक्जिस्ट करेगा, आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्सन होना चाहिए। और पॉजिटिव तो नाभिक को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, नाभिक का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए जब रिपल्सन हो रहा है। तो बताइए, अब न्यूट्रॉन कुछ रोल प्ले नहीं कर रहा था कि उस पर माइनस और अट्रैक्शन फोर्स बन जाए, नाभिक स्टेबल बना रहे, है ना। तो कहीं न कहीं बात स्टेबिलिटी की है ना। तो आपको पता है ये जो न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटरचेंज होते रहते हैं, यानी नाभिक के अस्थायित्व को बनाए रखने में न्यूट्रॉन रोल प्ले करते हैं। अगर ये ना हो तो ये नाभिक की स्टेबिलिटी इफेक्टेड हो जाए। और कैसे करते हैं? आपने सुना होगा एंटी पार्टिकल, अस्थायी कणों का नाम सुना है? अस्थायी कण, अभी तो ये मूल कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, है ना। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन को पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसका प्लस साइन हो जाता है। और न्यूट्रिनो को न्यू से, एंटी न्यूट्रिनो न्यू बार से। और बहुत इंपॉर्टेंट जो एंटी पार्टिकल है मेसान, युकावा ने खोज किया था। युकावा, ये π+, π- π0, 3 टाइप के मेसान होते हैं ना। तो मेसान का अदला बदली एक्सचेंज एनर्जी करते हैं। जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन आए तो प्रोटॉन क्या करता है? पाई मेसान माइनस ले करके, अब देखिए ये प्लस है, मेसान से कनेक्ट हुआ तो बताइए प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रॉन में बदल गया, समझ गए। न्यूट्रॉन ने π+ को कैप्चर कर लिया तो फिर से किस में बदल गया? प्रोटॉन में। अगर ये ना होता तो क्या ये अदला बदली संभव होती? चार्ज एक ही जगह स्टेबल रहता, प्लस भरे रहते, अब पास में रहते तो क्या करते? रिपल्सन ना। इस तरह एक एक्सचेंज एनर्जी क्रिएट होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेसान इन द न्यूक्लियस। ये अपना अस्तित्व खोते रहते हैं। π+ इसमें मिल गया, है ना। तो प्रोटॉन को न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रॉन बदल दिया, और न्यूट्रॉन से π+ मिला तो इसमें बदल गया। π0 का केवल मास का थोड़ा बहुत इधर उधर होता है,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसीलिए कहता है प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, लगभग बराबर ना। तो ये जो निकलते रहते हैं इनका मास जो फ्लक्चुएट करता रहता है, इसीलिए इसका मतलब इसमें विनिमय बलों को बनाए रखने के लिए, यानी नाभिक में प्रोटॉन के चार्ज को स्टेबल बनाने के लिए, ताकि वो प्रोटॉन वो जो पॉजिटिव चार्ज है पास में रह लें, नाभिक को अस्थायित्व प्रदान कर लें। इसीलिए क्या करते हैं, नाभिक में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन की क्या होती है, ज़रूरत होती है ना। यानी इसके क्या रीज़न है, इसका स्टेबिलिटी है ना। ऐसे ही ये पूछते हैं कि बताइए क्लोरीन या हैलोजन क्यों कहा जाता है। हम बात अभी यहाँ आगे जुड़ के हैलोजन, हैलस नामक शब्द से उत्पन्न है। हैलस माने होता है नमकीन खारा पानी। आपको पता है ये जो हैलोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब समुद्री नमक के फॉर्म पाए जाते हैं। आपको पता है 35% नमक का कंसंट्रेशन समुद्र में है। कहते हैं ना समुद्री नमक, सांभर झील से नमक उत्पन्न किया जाता है। टाइड आते हैं, ज्वार भाटा आता है, क्यारियों में इकट्ठा करके नमक बनाते हैं ना। 35% लगभग समुद्र के में साल्ट कंसंट्रेशन है। वहीं पर ये हैलोजन कहीं सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में, कहीं सोडियम ब्रोमाइड के फॉर्म में, कहीं सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में। आपको पता है आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। समुद्री शैवाल होते हैं, एगार और ग्लेसरेलिया और तमाम शैवाल होते हैं। लेमिनेरिया नामक एक घास पाई जाती है, समुद्र में डूबी हुई तैरती, उससे आयोडीन निकलता है। तभी कहते हैं ना टाटा आयोडाइज नमक खाइए, है ना। बचपन में थायराइड ग्लैंड से जिससे आयोडीन का सेक्रेशन अगर बढ़ गया, अच्छी मात्रा में आयोडीन है, एक तो उस बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, है ना। आयोडीन का इफेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी चीज़ का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेज़ होगा। कहते हैं ना किसी इसका IQ बहुत लेवल बहुत हाई है। आपको तो पता है गले में थायराइड ग्लैंड है ना, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन पर T3 T4 हार्मोन, किसी को कभी कभी स्वेलिंग वाली चेहरे जब आती है तो ये दोनों हार्मोन T3 T4 चेक कराते हैं, है ना, कि ये स्वेलिंग की वजह क्या है, जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। T3 T4 थायराइड हार्मोन चेक कराते हैं, उसमें आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन का पहली बात हुआ कि बॉडी को फुल शेप लेंथ लंबा करना, और दूसरा दिमाग को साफ बनाना, है ना। लेकिन आजकल बहुत सारे पैकेट में आयोडीन नहीं पाया जाता। आयोडीन कमी की स्टार्च का घोल ले लीजिए। कभी भी आप टाटा नमक या किस में अगर घर में आप कुछ कर रहे हैं कि झूठ मूठ का लिखे हैं आयोडाइज नमक की, वास्तव में ना है भी कुछ, है ना। तो स्टार्च का विलेन ले आइए, स्टार्च ड्रॉप से डाल दीजिए, ब्लू कलर आ जाए तो जान लीजिए कि नमक में आयोडीन है ना। केमिस्ट्री बगैर प्रैक्टिकल का आपको पता है ना, अधूरा है ना। सब चीज़ों का जवाब है केमिस्ट्री में, है ना। आप चेक कर सकते ये घटना हो रही है तो क्यों हो रही है ना। इसका रीज़न क्या है, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है भी नहीं, पता चला मिर्चा में ईंटा पीस कर मिला दिया गया है। फूड एडल्ट्रेंट मिलावटी बता, देखिए जब आप होली के समय आता है तो बहुत सारे मिलावटी, खोआ मिला देंगे, किसी में मिर्चे में लाल पीस के डाल दिया, मैं आपको कड़वा तेल में मिलावटी है तो भटकैया के तेल मिला दिया, है ना। जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसीलिए एक पद होता है फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर, वो भी MSc केमिस्ट्री वाले उसमें नियुक्त होते हैं। ये दुकानों बड़े बड़े छापा मारते हैं, है ना। अब बहुत पैसा इनको मिलता है और चेक करते हैं कि अगर कहीं पकड़े गए तो सील पैक करके ले जाएंगे, जुर्माना ठोक देंगे। मेडिकल स्टोरों पर भी जाकर के एक्सपायर डेट दवाई तो नहीं बेच रहे हैं। कभी कभी ऐसे ऐसे केमिकल आते हैं ना, दवा एक्सपायर हो रही है, उसको मारा केमिकल साफ़ कर दिया, अपना मोहर मार दिया, लो 2 साल डेट और बढ़ गई। आपको क्या पता है कि नहीं। तो सब दवाएँ चेक होती हैं, बहुत सारा मतलब कि इतना ज़्यादा मिलावटी और उसका ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं कि आपको होशियार होना होगा। दूध बिल्कुल सफ़ेद है, कभी कभी येलोइश कंटेंट आने लगता है, इसका मतलब दूध में क्या है, इम्प्योरिटी है ना। हाँ भाई साहब, हेलो, हाँ नमस्ते। अभी तो यार वही आप विद्या वाले में मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अरे अभी जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कोचिंग नहीं उसी में हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ, 10 बजे तक आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ये जो क्लोरीन ब्रोमीन है ये सब समुद्र में पाए जाते हैं। हैलस का मतलब होता है नमकीन, नमकीन खारे पानी के पार्ट हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, हैलस शब्द से इनका नाम क्या है, हैलोजन, है ना। हैलस माने नमकीन, वहीं मिलते हैं ज़्यादातर, है ना। और क्लोरीन का मतलब ग्रीनिश येलो कलर की गैस थी, और सभी रंगीन होते हैं। रंगीन क्यों होते हैं हमने आपको बता दिया। जैसे मान लीजिए एक फ्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2,7, और इस तरह वाला करें तो 1s2 2s2 2p5 2 2 4 5 9 परमाणु क्रमांक होता है ना।
अब आप जब पी में आप भरेंगे, पी 3 टाइप के कक्षक में डिवाइड होता है, आपको पता है पी एक्स पी वाई पी जेड, है ना। तो बताइए 1 2 3 4 5, ये देखिए क्या निकला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या निकला बताइए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से भी कोई कंपाउंड कलर्ड होता है ना, और चुंबकीय होता है ना, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। चुंबकीय बिहेवियर, कलर का उत्पन्न होना इसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। आप बताइए फिजिक्स वाले बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक ये वो चुंबक की प्रॉपर्टी, लेकिन केमिस्ट्री उसके और अंदर घुस के बात करता है। क्यों, है ना, क्योंकि उसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। लकड़ी में तो धारा नहीं बढ़ेगी। शुष्क नमक है, एकदम सूखा हुआ, करंट पास करिए नहीं बताएगा उसमें, है ना। आप केमिस्ट्री बता दे जरा, पानी में घोल के देखो, फिर करंट छुआ के देखो, है ना। पानी में जैसे बोला तुरंत आयनों में डिसोसिएट हो गया। अब फिर देखो अर्थिंग तेज करने के लिए नमक डाला जाता है, गाँव में जाकर हो तो जानते हो, अर्थ तेज करने के लिए नमक डाला जाता था ना। क्यों, पानी डालते आयोनाइज हो जाता आयन, और आयन जब फ्री हो जाते हैं तो वही मूवमेंट करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, और आयनों का मूवमेंट ही धारा प्रवाह के लिए क्या होता है, जिम्मेदार, है ना। इलेक्ट्रिसिटी सब में, इसीलिए केमिस्ट्री को विज्ञान का हृदय कहा जाता है कि हर विज्ञान में घुसा हुआ। बायोलॉजी में घुसा, बायोलॉजी वाले बगैर इसके मेडिकल वाले तो चल ही नहीं सकते। पूरी फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री का एक ब्रांच है, अलग से बन जाती है उनके लिए, है ना। और जीवन के हर क्षेत्र में इसलिए हार्ट ऑफ साइंस कहा जाता है। आज हमने आज के लेक्चर में आप केमिस्ट्री की उपयोगिता, कुछ चीज़ों की हिस्सा बताया कि इनको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम परमाणु से थोड़ा सा रूबरू कराया, है ना। और आप लोग केवल एक तरफा वन वे कम्युनिकेशन ना हो, आप भी कुछ बोलिए, कुछ ना आती हो कुछ चीज़ें को पूछिए। हम बिल्कुल बच्चों से फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, डरावना हमारा कभी नहीं रहा। मैं लगातार बोलता हूँ, 6-6 घंटे ऐसे माइक लगा के इलाहाबाद में स्टेज 200 बच्चों क्लास भरी रहते, मैं वहाँ पढ़ाया हूँ, है ना। तो उसे बच्चे बहुत हार्डली अटैच हो जाते हैं ना, आज भी याद करते हैं। मतलब क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आपको कुछ नहीं आता, जीरो कोई बच्चा नहीं होता, है ना। बस इंटरेस्ट क्रिएट करने की बात है। आपकी जो बेसिक कमज़ोर है उसको पूछिए, है ना। और फिर ये आज पहला दिन था, थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिया। कल एकदम स्टेट ऑफ मैटर के उससे शुरू हो जाएगा, कौन कौन से फोर्स काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या नहीं होता, है ना। कल से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। आप नोट्स भी मैं दूंगा, चाहे तो इंग्लिश मीडियम में नोट्स बनाइए, हिंदी मीडियम या दोनों बाईलिंगुअल में बनाइए। आपको जो अच्छा लगे बताइएगा। मैं इंग्लिश में भी बता सकता हूँ, हिंदी में बता सकता हूँ, बाईलिंगुअल। मैं समझता हूँ बाईलिंगुअल लिखवा दूँ और डिक्टेट करके इंग्लिश में, या कहीं हिंदी में लिखवा दूँ, और दोनों भाषाओं में पढ़ लीजिए आप, जैसा भी सोचिए, है बाईलिंगुअल चलेगा, ठीक है ना। और ये है कि रेगुलरिटी बनाए रखिए। एक क्लास की अलग व्यवस्था है, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है ना। अच्छी क्लास हो और वो सब ना थोड़ा सा उसका इफेक्ट पड़ता है। अभी ये सब ये चल रहा है और ये एक जगह फिक्स हो जाए, है ना। अभी कल भी है, परसों भी मेरी क्लास है ना। रेगुलरिटी बनाइए तब मज़ा आएगा। बीच में कोई लेक्चर मिस किया तो कहाँ का कनेक्शन कहाँ से हो जाएगा आपको समझ में ना आएगा, ठीक है ना। तो मेरी अभी वहाँ पे डाइट में है, 10 बजे से मेरा है, तो मैं अब जा रहा हूँ और फिर कल मुलाकात होगी आप लोग, कल राइट टाइम पे, ठीक है। रफीक में चलेगा क्या? आप ही क्लास थी क्या? नहीं, अरे वैसा कहीं साइन करने हैं क्या? मैंने कहा रफीक से पूछ के नहीं साइन कर रहे हैं, साइन कर रजिस्टर रहता तो है अभी।
इसको बंद कर दीजिए मोबाइल। वीडियो चल रहा होगा।